एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी इस बार ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ले रहा है और बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रहा है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो इसीलिए सोचा कि मैंने एक वीडियो बनाऊं ताकि बच्चों के डाउट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में डिफाइंड है 1872। तो अगर आपसे पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था तो 1872 में आया था। इसका सेक्शन क्या है तो 2 सब सेक्शन एच। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है बाय लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट का सेक्शन क्या है? 2 सब सेक्शन ई। एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेज फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। मतलब कोई भी प्रॉमिस या प्रोमिसेस का सेट जिसमें कंसिडरेशन होता है एक दूसरे के लिए, दैट इज नोन एज एग्रीमेंट। इसका आपको अच्छे से मतलब आएगा समझ में जब ये प्रॉमिस का डिफिनेशन आप समझेंगे। तो प्रॉमिस क्या होता है? व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब भी कोई भी पर्सन है जिसको कोई ऑफर प्रपोज किया जाता है और वो अपनी सहमति उसके ऊपर में व्यक्त कर दिया जाता है तो वही प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, और एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसे प्रॉमिस और ऐसे प्रोमिस के सेट जिन जो कंसिडरेशन बनाते हैं एक दूसरे के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। जब भी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वीवीआई है, इसको जरूर समझिएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ था एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जो भी एग्रीमेंट जो लव एंड अफेक्शन के ऊपर में बेस्ड होते हैं, इमोशंस के ऊपर में बेस्ड होते हैं, उनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं बन पाता है। ठीक है, जैसे अगर एक पिताजी ने अपने बच्चे को बोला कि बेटा अगर तुम एग्ज़ाम में अच्छा 90% लेकर आओगे तो मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, और बच्चा 90 स्कोर कर लेता है और पापा उसको गाड़ी नहीं देते हैं, तो क्या बच्चा अपने पापा के अगेंस्ट में केस फाइल करेगा? नहीं, ये एग्रीमेंट लव एंड अफेक्शन के ऊपर बेसिस था। अक्सर ऐसा होता है कि लोग भावना इमोशंस में कुछ ऐसे बात कर देते हैं जो संभव नहीं होता है, इसलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट जरूर कहलाते हैं। इसके बाद है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या पॉइंट जरूरी है, तो कम से कम दो पार्टी होना चाहिए, दोनों का इरादा एक दूसरे के प्रति लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना होना चाहिए, वो हमेशा सर्टेन होने चाहिए, अनसर्टेन चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन किसे कहते हैं? समथिंग इन रिटर्न, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट जो भी बन रहा है उसको क्रिएट करना, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना, परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी होना चाहिए। इम्पॉसिबल टास्क को परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता है। इसका आता है कंसेंट फ्री होना चाहिए, कोई भी डरा धमका के आप किसी से कंसेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने जा रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उनके पास वो किसी तरीके से इन कैपेबल नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को करने के लिए। ठीक है, तो यही था आपका कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर है आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस, कोई ना कोई ऑफर होना और उसका एक्सेप्टेंस ये जरूरी है। फिर है नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए बाई एनी एग्जिस्टिंग एक्ट। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज़, तो जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनका फुलफिलमेंट होना चाहिए। ये हम लोग बस एक समरी फॉर्म में देख रहे हैं, आगे इनके चैप्टर्स आएंगे तो उनको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट टाइप्स। तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को तीन कैटेगरी के बेसिस में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या इन्फोर्सिबिलिटी, दूसरा फॉर्मेशन, तीसरा परफॉर्मेंस। तो वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन के बेसिस में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के बेसिस में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के दो कैटेगरी होते हैं, यूनिलेटरल और बाईलेटरल। तो देखिए इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे वैलिड एग्रीमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से उसे कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से वो वाइड हो गया।
जैसे एक फार्मर ने अगर एक प्रोड्यूसर से बोला कि मैं आपको आलू की सप्लाई करूंगा जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, तब तक बीच में क्या हुआ कि काफ़ी हेवी बारिश हुई जिससे फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा होता है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो इन्फोर्सिबिलिटी की पावर है वो सिर्फ पीड़ित पक्ष के पास में होती है। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर कर सकता है और उसके उसके पास पावर होते हैं इन्फोर्सेबल करने के। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? किसी से डरा धमका के कुछ गलत कर लेना, किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर देना कोर्सन के थ्रू, ये होते हैं वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल एग्रीमेंट वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल जो कानून के द्वारा इलीगल घोषित है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सारे वैलिड एग्रीमेंट हैं लेकिन कुछ फॉल्ट की वजह से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो इन्फोर्सेबल नहीं बन पाया। जैसे अगर कोई ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, आपने अगर उसके ऊपर में ज़मीन का बेचने का कागज आपने उसे रजिस्ट्री नहीं करवाई, स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया, तब तक वो इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसको स्टैम्प ड्यूटी मोहर बनवा लीजिएगा वो पूरी तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो वो होता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेसली बताया जाए बोल के या लिख के, वो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो बाई वे ऑफ एक्शन लागू हो जाता है, ठीक है, लोगों के एक्शंस के द्वारा क्रिएट हो जाता है। फिर होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे पार्टी का इरादा नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने का, लेकिन कानून के द्वारा उसे क्वासी डिक्लेयर कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी वैलिड इसमें एसेंशियल्स नहीं था, लेकिन ताकि लोगों के साथ अन्याय गलत ना हो, ठीक है, अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं हो, इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट का रूप दिया जाता है। जैसे आपका पर्स अगर खो गया था, किसी पर्सन को वो पर्स मिला, उसने अपने खर्चे के बेसिस पे बस का भाड़ा दिया, वो खोजते खोजते आपके पास आके पहुंचाया और उसके कुछ खर्चे इनकर हुए, तो ऑटोमेटिकली आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका हुआ है क्या कि आपको आपको उस पर्सन को क्या करना है, उसके आने जाने का भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। इसका तो होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पर्सन अपने ऑब्लिगेशंस को, जो भी उन दोनों का, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था एक दूसरे को पूरा करने का, उन्होंने वो पूरा कर दिया है, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फिर होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जिसमें एक पर्सन ने पूरा कर दिया है, दूसरे पर्सन ने, सामने वाले पार्टी ने अपने लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया है। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज ऑफर। ऑफर किसे कहते हैं? ऑफर होता है कि जब भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना इच्छा जाहिर करता है कुछ काम को करने का, या टू एब्सटेन, एब्सटेन मतलब कोई काम को नहीं करने का या उससे दूरी बना कर रहने का, ठीक है, और वो इस इंटेंशन से करता है ताकि उस दूसरे वाले आदमी को से उससे क्या मिले, उसकी सहमति मिल सके काम को करने या काम को नहीं करने के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि आप सामान अगर बेचना होगा तो आप सिर्फ मुझे बेचिएगा, ठीक है, आप बाकी किसी पर्सन को नहीं बेचेंगे, ठीक है। या मैंने ऐसे पूछा कि देखो तुम्हारे यहाँ ये गेहूं होता है, तुम इस गेहूं को किसी भी आदमी को नहीं बेचोगे, तुम अपने पास रख सकते हो लेकिन इसको तुम बेच नहीं सकते, और तुमने बोला कि ठीक है मैं नहीं बेचूंगा, तो यहाँ पे मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और तुम अपनी सहमति दे रहे हो। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या जब तुम इसको प्रपोजल करते हैं, मैं ये क्या कहलाएगा? ऑफर है अभी, ठीक है। और एक ऑफर को जैसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा वो एक्सेप्टेंस बन जाएगा, ठीक है। एक प्रपोजल होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, उससे पहले यहाँ पे एक लाइन देख लो, ही इज सेड टू मेक एन ऑफर या प्रपोजल। तो ऑफर का ही दूसरा नाम क्या होता है? प्रपोजल। तो एक प्रपोजल या ऑफर बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होता है? तो पहली बात है कि कोई एक ऑफर होना चाहिए जो आपको कोई ऑफर कर रहा है, ठीक है। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका जो इच्छा है, ठीक है, जो विलिंगनेस है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपको जाहिर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है मैं करना चाहता हूँ या मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अपनी इच्छा आपको एक्सप्रेस करनी होगी, ठीक है, कि आपको काम क्या करवाना है, ठीक है। तीसरा है ऑफर मस्ट बी मेड एक्सप्रेस्ड विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड। ऑफर हम जब किसी को करते हैं तब हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मैं सामने वाले की सहमति लूँ। मैं अगर आपको ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे आपसे सहमति आपकी चाहिए, ठीक है, तब तभी ये ऑफर होगा। अगर मेरा इंटेंशन आपसे तो ऑफर करना है ही नहीं, मैं बोला कि भाई तुम मत देना, ठीक है, तुम नहीं करो, अगर इंटेंशन मेरा आपसे आपके परमिशन लेने का नहीं है, फिर इसे ऑफर नहीं कहेंगे, फिर ये ऑर्डर हो जाएगा। ऑफर कैन बी
टू डू और नॉट टू डू समथिंग, तो ऑफर किसी काम को करना या काम को नहीं करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। इसके लेक्चर्स मैं डिटेल में अपलोड करूंगा, तो इसीलिए अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो अभी मेरा इंटेंशन है कि एमसीक्यू, कुछ बेसिक एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, तो इसीलिए एक समरी फॉर्म में इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं? तो ऑफर एक जनरल ऑफर होता है जहाँ पे हम पब्लिक एट लार्ज, जहाँ पे किसी पार्टिकुलर पर्सन को नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड में मतलब हम एक ओपनली अनाउंस कर रहे हैं कि ये ऑफर है हर किसी के लिए, ठीक है। तो ये होता है मैं पब्लिक एट लार्ज को ये ऑफर का जब हम कहते हैं तो ये जनरल ऑफर होता है। स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है कि जब किसी पार्टिकुलर पर्सन व्यक्ति को ही मैं ऑफर करता हूँ तो ये स्पेसिफिक ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है कि काउंटर ऑफर, देखिए जो काउंटर ऑफर था ना कि वो किसी पर्सन के ऊपर में बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मैंने बोला कि आप मेरे यहाँ क्लास कीजिएगा, तो मेरे यहाँ 10 साल में क्या आप क्लास कीजिएगा? आपने बोला ठीक है मैं क्लास तो करूँगा, लेकिन मैं पेमेंट आपको क्लास होने के बाद करूँगा। तो आपने क्या किया, ऑफर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में आपने कुछ मॉडिफाई कर दिया, अपना कुछ टर्म ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इसीलिए ये ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऑफर वैलिड तब होता है कि जब जो पर्सन ऑफर दे रहा है आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन को या तो एक्सेप्ट करो या तो नहीं रिजेक्ट करो। आप उसमें किसी तरीके का अगर मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, उसके ओरिजिनल रूप में किसी तरीके का चेंज करना चाह रहे हो, तब ये ऑफर बाइंडिंग नहीं होगा, ये ऑफर होगा ही नहीं, इनवैलिड हो जाएगा ये। फिर होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है कि जब कोई दो पर्सन नादानी में, इग्नोरेंस में, मैंने बोला कि आपको मेरी गाड़ी तुम 10 साल में खरीदोगे, तुमने मेरे ऑफर को ध्यान से सुना नहीं, तुम्हें पता नहीं चला था कि मैंने गाड़ी का ऑफर बोला, और तुमने मुझे सेम कर दिया कि क्या आप मुझसे अपनी गाड़ी को 10 रुपये में बेचोगे, आपने मेरे को सेम ऑफर कर दिया। मतलब जो ऑफर मैं तुम्हें कर रहा हूँ सेम ऑफर तुमने मुझे भी कर दिया, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्रॉस ऑफर, ये भी बाइंडिंग नहीं होता है। फिर होता है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है कि ऑफर जो एक्सेप्टेंस, मतलब एक फिक्स पीरियड टाइम के लिए मैंने ओपन किया, ठीक है, जिसको भी चाहिए अगले 1 महीने में मेरे कोचिंग में एडमिशन कराएगा तो मैं उसे 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही वो ऑफर वैलिड होता है, जनरल पब्लिक के लिए ही होता है। तो ये कहलाता है आपका स्टैंडिंग ऑफर। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर दोनों दो अलग चीज़ें होती हैं। इनविटेशन टू ऑफर होता है वो बस आपको इनवाइट कर रहा है, वो आपके साथ इंटेंशन उसका नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। और जिस टर्म्स एंड कंडीशन जो इनविटेशन टू ऑफर में है वो उसे चेंज कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर दोनों डिफरेंट चीज़ होती हैं, ठीक है। सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर देख के तब नहीं कि सामने पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन ऑफर जब किया आता है उसको जैसे आप एक्सेप्ट कीजिएगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तुम्हारा। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसका आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं कि जब भी जिस पर्सन को मैंने ऑफर किया, प्रपोजल किया, उसने अपनी सहमति मुझे दे दी, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस के बारे में एक लाइन बहुत प्रचलित है, इसको समझिएगा। एक्सेप्टेंस टू ऑफर, अगर किसी ऑफर के लिए आप एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो उसी बराबर है जैसे एक गाड़ी जिसमें बारूद भरा हुआ, उसमें आपने माचिस तिल्ली लगा के उसमें टच करवा दिया, क्या होगा? दोनों का नतीजा क्या होगा? अगर मान के चलो बारूद है, उसमें मैंने अगर आग लगा दिया तो क्या होगा? धमाका होगा। अब इसे धमाका होने से रोका नहीं जा सकता। उसी तरीके से एक बार ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया, फिर ये हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और आपके ऊपर और दूसरे पर्सन के ऊपर में ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ऑफर अगर एक्सेप्टेंस हो जाएगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट बनने से रोका नहीं जा सकता है, इसको अंडू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑफर एक्सेप्ट मतलब आपके पास टाइम कब तक है कि ऑफर का एक्सेप्टेंस हो, इससे पहले आप अपने ऑफर को विड्रॉ कर लो, उसी केस में रोका जा सकता है, नहीं तो रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। कोई अगर किसी को आपने कुछ ऑफर किया और चुपचाप बैठा रहा तो उससे आप एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं हल्का सा रिविजन करवा रहा था। इसका एक डिटेल वीडियो आएगी जिसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो जिन बच्चों को कुछ डाउट होगा वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक्स बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल होता है बाई लॉ वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। अ वाइड एग्रीमेंट इज द वन विच इज, एक वाइड एग्रीमेंट, देखो वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, वाइड एवनिसियो होता है, ठीक है। तो वाइड एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड बट नॉट इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन है, वो तो इन्फोर्सेबल हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि वो वाइड है। वाइड एग्रीमेंट वाइड एवनिसियो होता है, वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है। इसका है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर ऑन, मतलब एक एग्रीमेंट जिसमें वो एक पार्टी के पास ही ऑफर है, मतलब पावर होता है
इन्फोर्स करने का। तो मैंने बताया था ये वर्डेबल होता है। वर्डेबल मतलब क्या होगा कि जैसे मान के चलो कि मैंने आपकी ज़मीन आपके सर के ऊपर में बंदूक रख के आपसे ज़मीन सारी अपने नाम करवा दी, तो इसमें आप क्या है, एग्रीव्ड पार्टी या पीड़ित पक्ष हैं। तो पीड़ित पक्ष के पास ऑप्शन रहता है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एबल मतलब वॉइड बनाया करने का, ठीक है। आपको अगर दिक्कत है तो आप उसे वर्डेबल कर सकते हो, दूसरा पर्सन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी के पास पावर होता है। ये टर्म, ये इसमें लाइन है कि एग्रीड पार्टी रहेगा या वन पर्सन रहेगा। तो सुनते ही आप क्या बोल दोगे कि ये यहाँ पे बात हो रहा है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। चौथा टॉपिक है व्हेन द कंसेंट ऑफ पार्टी इज नॉट फ्री। अगर कंसेंट ही फ्री नहीं है, ठीक है, अगर कंसेंट को डरा धमका के लिया गया हुआ है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वर्डेबल बन जाएगा, ठीक है। कंसेंट फ्री होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी वही बंदूक है, जब मैंने अगर आपसे बंदूक दिखा के डरा धमका के जोर जबरदस्ती से आपसे मैंने ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, वर्डेबल बन जाएगा, ठीक है। इसका अगला टॉपिक है इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स। अगर किसी ने इलीगल किया, किसी का मर्डर करने का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, या मैच फिक्सिंग का, कल को उसने बोला कि आप मेरे साथ मैच फिक्सिंग करो, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, आपने कर लिया और मैंने 50,000 देने से मना कर दिया, ठीक है, तो क्या आप मेरे खिलाफ फाइल कर सकते हैं, केस फाइल इन्फोर्स कर सकते हैं, नहीं। तो इलीगल एग्रीमेंट जब होता है तो उसके साथ साथ के जो भी और भी एग्रीमेंट जो उससे जुड़े होते हैं, सारे के सारे एग्रीमेंट क्या हो जाते हैं, इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा बी, वाइड। छठा ऑप्शन है एन ऑफर मे लैप्स बाई। एक ऑफर किस तरीके से खत्म हो सकता है, रिवोकेशन से, काउंटर ऑफर से, रिजेक्शन ऑफ ऑफर, या ऑल ऑफ दीज। तो काउंटर ऑफर मैंने बताया था कि जहां पे मैंने ऑफर किया आपने मुझे भी सेम ऑफर कर दिया, ठीक है, तो ये भी इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। रिवोकेट करना मेरा मना कर देना, मुझे को नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आपने रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं करना है, ठीक है। काउंटर ऑफर कर दिया कि जो मैंने किया आपने मुझे मेरे को सेम चीज़ का ऑफर कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज होगा। सातवां टॉपिक है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ। एक प्रपोजल को जब भी एक्सेप्ट किया जाता है वो क्या बन जाता है, एक प्रपोजल जब भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसका डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, प्रॉमिस। एक प्रपोजल को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्रॉमिस, ठीक है। इसका तो हमारा अलग टॉपिक है, दैट इज इफ ए सेड टू बी, ठीक है, इसको पढ़िएगा। इफ ए सेड टू बी आई ऑफर टू सेल माई हाउस टू यू फॉर अ सम ऑफ रुपीज 10 लाख, ठीक है। ए ने बी को ऑफर किया कि मैं आपको अपना घर 10 लाख रुपए में बेचूंगा, और बी ने उसको ऑफर को एक्सेप्ट किया और बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मंजूर है ये, ठीक है। तब ये क्या बन जाएगा, मतलब जब भी किसी को कोई ऑफर किए और उसने उसको एक्सेप्ट किया, तो मतलब आपने क्या किया, बोल के किया, एक्सप्रेस किया, अपनी भावनाओं को प्रकट किया, तो ये कौन सा ऑफर कहलाएगा, एक्सप्रेस ऑफर। नंबर क्वेश्चन है ए ऑफर्ड ए रिवार्ड फॉर ₹10,000 फॉर रिकवरी ऑफ सम वैल्यूएबल मिसिंग। ए ने किसी आदमी को, मैंने बोला ए ने मतलब जनरल ऑफर है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बोला जा रहा है। ए ने जनरल पब्लिक को बोला था कि आप कोई भी मेरा सामान खो गया, आप इसे खोज के ला कर दो तो मैं 10,000 रुपये दूंगा। बी था, उसको इस ऑफर के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं, ठीक है, थी ही नहीं, उसे ये मिसिंग आर्टिकल मिल गया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। तो इसमें बी के पास क्या राइट्स होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है पहला गिविंग डिलीवरी ऑफ, एक मिनट हो जाइए, ठीक है। तो इसमें है, देखिए यहाँ पे एक बात समझना है, इसने जनरल ऑफर दिया था, जब एक जनरल ऑफर किया जा रहा है तो एक्सेप्टेंस आपको देना होगा कि हाँ ठीक है मुझे मंजूर है। यहाँ पे और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में मिस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑफर नहीं देता है और जिसका एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने ऑफर किया था और इसे जानकारी थी ही नहीं, इसने एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं था, तो क्या इसके ऊपर वैलिड होगा, नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी, दैट इज कि चूंकि बी को पता ही नहीं था तो बी ने एक्सेप्टेंस दिया नहीं, जब एक्सेप्टेंस दिया नहीं तो एग्रीमेंट बनेगा नहीं, एग्रीमेंट बनेगा नहीं तो उसको कुछ रिवार्ड अगर नहीं भी देंगे तो इंटाइटल होगा ही नहीं, ये कुछ कर नहीं सकता है एक के अगेंस्ट में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है अरुण हैज टू कार्स, वन ऑफ द व्हाइट कलर एंड अनदर ऑफ रेड कलर। अरुण के पास दो गाड़ी थी, एक व्हाइट कलर की, एक रेड कलर की। ही ऑफर्ड टू सेल वन ऑफ द कार्स टू बसु थिंकिंग दैट ही इज सेलिंग द कार विच हैज व्हाइट कलर। उसने बी को, बसु को ऑफर किया, बसु तुम मेरा गाड़ी खरीदोगे क्या, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि गाड़ी कौन से रंग वाली बेच रहा हूँ, रेड वाली व्हाइट वाली, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये एग्रीमेंट बासु होता है वो गाड़ी खरीदने को तैयार हो जाता है
और उसने अरुण ने क्या किया, रेड वाली गाड़ी बेच दी। तो पूछ रहा है क्या एग्रीमेंट वैलिड है? तो देखो एग्रीमेंट जब 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 आप किसी को ऑफर करते हैं, ऑफर क्या होना चाहिए, तो होता है स्पेसिफिक ऑफर होता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूं, तो गाड़ी, सिर्फ गाड़ी से क्या होगा, ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन होगा। तो मुझे साफ साफ क्लियर कट बताना पड़ेगा कि मैंने कौन सी गाड़ी बेच रही है, कौन से मॉडल की गाड़ी बेच रहा हूँ, आई मीन, ठीक है। अगर मैं रेड कलर की गाड़ी बेचा हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं अपनी रेड कलर की गाड़ी, मॉडल नाम, नंबर, जितना पार्टिकुलर डिटेल्स है जिससे गाड़ी का लेने का जजमेंट अफेक्ट हो सकता है, आपको वो सारी बातें मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये जो एग्रीमेंट है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है सारी बातें, ठीक है। तो दैट इज वाई बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 11 नंबर पे आते हैं। अ ड्रेस इज डिस्प्लेड इन द शोरूम विथ अ प्राइस टैग अटैच टू द ड्रेस, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने ये आपको सुनना है कि जब भी आप किसी दुकान पे कोई आप देखते हो, कोई ड्रेस या कुछ दिखा रहा है कि ऐसे है डिस्काउंट 50% ऑफ, क्या कोई ड्रेस, तो याद रखना ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। वो इनवाइट कर रहा है कि एक ऑफ आओ मेरे साथ ऑफर करने के लिए, वो इनविटेशन है, दैट इज नॉट ही एग्जैक्टली ऑफरिंग यू कि ये लो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, नहीं, वो इनविटेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब वो पर्सन जो ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर दे रहा है, वो टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। A buyer interested in the dress and ready to pay the price mentioned in the tag approached the shopkeeper for purchasing dress। उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो प्राइस ऐसे दिया हुआ है, तो वो चला गया किसके पास, ऐसे शॉपकीपर के पास, ठीक है। तो शॉपकीपर क्या क्या कर सकता है, द शॉपकीपर कैन रिफ्यूज टू सेल द ड्रेस एज डिस्प्ले ऑफ ड्रेस इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। वो चाहे तो इन्विटेशन टू ऑफर है, वो चाहे तो रिजेक्ट करे, वो कहेगा मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि दैट वाज द इन्विटेशन टू ऑफर, दैट वाज नॉट एन ऑफर, ठीक है। द शॉपकीपर कैन नॉट रिफ्यूज, नहीं बिल्कुल रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन में जाने का कोई फायदा नहीं है, ये इन्विटेशन टू ऑफर था, इसलिए वो चाहे तो ऑफर को हटा भी सकता है, चेंज भी कर सकता है टर्म्स एंड कंडीशन को, आपको गेट पर से भगा भी सकता है, ठीक है। जब यह रहता है, वो पर्सन साफ साफ बोलता है कि मेरी रेड कलर की का ये ड्रेस है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, ठीक है, क्लियर कट साफ साफ अगर ये बताता, तब आप इसे ऑफर करते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन। ए एग्री टू बी 1000 टू बी इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन ईयर। ए ने बी के साथ अग्रीमेंट किया कि भाई अगर ये एक समुद्री जहाज है, अगर ये 1 साल लौट जाएगी तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। लेकिन क्या होता है कि जहाज डूब जाती है पानी में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, फिर वॉइड हो गया ये, ठीक है। क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस तो है ही नहीं ना, ये अनसर्टेनिटी के बेसिस पर है, ठीक है। आप कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा नहीं कर सकते हैं जिसके होने या ना होने की संभावना, चांसेस होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, वैसा कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए सट्टेबाजी का सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो वैलिड होता है। जो किसी चीज़ के होने या ना होने के ऊपर में बेस्ड हो, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वाइड होते हैं। इसीलिए गैम्बलिंग इंडिया में क्या है, बैन है, ठीक है। और नोटिस इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर्स, एक न्यूज़पेपर में एक नोटिस आया टेंडर को इन्वाइट करने का, तो ये क्या कहलाएगा, एन इन्विटेशन टू प्रपोजल, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्या कहलाएगा, इन्विटेशन टू प्रपोजल। 14 नंबर क्वेश्चन है। अ टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक टेलीफोन के ऊपर में एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, मानो चलो कि मैंने आपको मोबाइल फोन में ऑफर किया कि आप मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपने एक्सेप्टेंस दिया, वो एक्सेप्टेंस जब मुझे मिल जाएगा, मुझे सुनाई दे देगा, ऑडिबल होगा, तभी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। ऐसा एक्सेप्टेंस जो ऑफर तक कभी पहुंचे ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं, वो फिर एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो फोन के ऊपर में कब कहलाएगा, कि जब उसने सुन लिया और ऑफरर ने समझ लिया कि भाई बात क्या कर रहा है। अगर आप ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कट उसको पता चल जाए, समझ में आ जाए, तभी ये ऑफर जो एक्सेप्टेंस पूरा माना जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस होने के लिए जरूरी होता है कि जो पर्सन एक्सेप्टेंस देना चाह रहा है, वो ऑफर के एक एक बातों को क्लियर कट समझ गया हो, वो किसी कंफ्यूजन या डायलेमा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तभी वो उसे पूरा कंप्लीट या वैलिड माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 का सी। अब आ जाओ 15 नंबर पे। ए एंड बी एग्री टू डील इन स्मगल्ड गुड्स एंड शेयर द प्रॉफिट। ये स्मगल्ड गुड्स कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं गुड्स का, तो आप जान रहे हैं ये इलीगल होगा, ठीक है। और इसमें कोई आपको इन्फोर्सबिलिटी वाले राइट्स आएंगे नहीं, ठीक है। और बोला कि ठीक है हम लोग मिलके स्मगलिंग करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसे आपस में बांट देंगे, ठीक है। लेकिन जब स्मगलिंग हो जाता है, ए बी को प्रॉफिट देने से मना कर देता है। अब क्या बी इन्फोर्स कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो आंसर है नहीं, वो इन्फोर्स नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलीगल है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाइड एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज इलीगल, ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइडेबल,
इलीगल एग्रीमेंट्स कैन बी रेटिफाइड, इसका सुधार किया जा सकता है, ऐसा तो ऐसा नहीं है। तो देखो एक चीज बताता हूँ, देखो जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो तो वाइड होते हैं, ठीक है, वाइडेबल तो होंगे ही नहीं, क्योंकि पार्टी यहाँ पे कोई पीड़ित पक्ष होगा नहीं, लोगों ने मिलकर गलत कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन सारे वाइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते, ये बात याद रखना। देखो वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, जो जो एग्रीमेंट क्या है वाइड है वो, ठीक है, वो शुरू से ही वो क्या है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट का कोई फीचर नहीं है, लेकिन वो गैर कानूनी होगा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो ये वाइड है लेकिन इलीगल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बस आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलीगल करना क्या है, वो गैर कानूनी है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही पूरी तरीके से गलत है तुम्हारा, ठीक है। वॉइड इसीलिए क्या कहता है, वॉइड एग्रीमेंट्स जरूरी नहीं है कि गलत हो, ठीक है। तो कंफ्यूजन यहाँ पे आप लोग को क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वॉइड एग्रीमेंट्स क्या हमेशा इलीगल होंगे, नहीं ये गलत है। इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइडेबल, नहीं भाई वॉइडेबल कहाँ होगा, कोई पीड़ित पक्षी नहीं होता इलीगल एग्रीमेंट्स में, ठीक है। इलीगल एग्रीमेंट तो शुरू से ही गलत था वो। इलीगल एग्रीमेंट्स को रेटिफाई किया जा सकता है, तो आंसर है नहीं, नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। वाइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वाइड एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी इलीगल, ऑलवेज भी इलीगल नहीं होते हैं वो, ठीक है, लेकिन सारे इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वाइड होते हैं, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज द वन, एक कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल कौन होता है, तो करेक्ट आंसर है ए, जिसमें एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, दोनों पार्टी नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है, जो पीड़ित पक्ष होगा उसी के पास पावर रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वेर एन ऑफर इज मेड टू ए डिफरेंट पर्सन, जब भी कोई ऑफर किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को किया जाए, ये कौन सा ऑफर कहलाएगा, स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक मतलब पार्टिकुलर पर्सन को किया जाता है, ठीक है। और यही रहता है कि जब जनरल पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है तो ये क्या कहलाता है तुम्हारा, जनरल ऑफर, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ऑन द फेस ऑफ ए टिकट इट इज मेंशन दैट टू लुक फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन लुक बिहाइंड, ठीक है। मिस्टर एबॉट लेकिन उसने टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा नहीं, तो क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन बाउंड नहीं है, नहीं भाई बाउंड है, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी जिम्मेदारी है पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो भी ये बाउंडिंग होगा। मे डिसाइड टू बॉन्ड, क्या वो उसकी इच्छा के ऊपर में वो चाहे तो बाउंड क्रिएट करे, मे कह रहा है तो नहीं, ये भी नहीं होगा। इज बाउंड बाय ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन वेदर ही रीड्स और नॉट, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, बाइंडिंग उसके ऊपर में ये होगा ही होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा सी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज बेसिक चैप्टर का 1 का कॉन्ट्रैक्ट का कुछ बेसिक एमसीक्यू था, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया पॉइंट तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, मैं आपको समझाऊंगा। बाकी आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।